गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स, वीडियोस, बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल, सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार। आज के इस गहरे विश्लेषण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प विषय पर चर्चा होने वाली है। बिल्कुल। हमारे पास एक बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसका नाम है प्रोग्राम निर्णय प्रबंधन के लिए एमआईएस रणनीतियां, यानी एमआईएस स्ट्रेटजीज फॉर प्रोग्राम डिसीजन मैनेजमेंट। बहुत ही सटीक विषय है। हाँ, तो आज हमारी पूरी चर्चा मुख्य रूप से इसके अनुभाग 2.6 पर केंद्रित होगी। इसका शीर्षक है प्रोग्राम निर्णयों की तकनीक के रूप में एमआईएस। जी। आज का हमारा प्राथमिक मिशन यह समझना है कि कैसे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, जिसे हम आमतौर पर एमआईएस कहते हैं, वो सिर्फ डेटा या फाइलों का कोई उबाऊ समूह नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि किसी भी बड़े या छोटे प्रोग्राम की योजना बनाने, उसे जमीन पर उतारने और उसका सही मूल्यांकन करने के लिए ये सबसे शक्तिशाली उपकरण है। एकदम सही कहा। और ये चर्चा विशेष रूप से उन सभी के लिए है जो किसी भी जटिल विषय को आसानी से और गहराई से समझने की इच्छा रखते हैं। लक्ष्य ये है कि बिना किसी बोझिल जानकारी के डेटा और वास्तविक दुनिया के निर्णयों के बीच का सीधा संबंध एकदम स्पष्ट हो सके। एक बार जब ये समझ में आ जाता है कि डेटा कैसे काम करता है तो दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। ये एक बहुत ही प्रासंगिक विषय है। पहली नजर में मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम शब्द थोड़ा तकनीकी या नीरस लग सकता है। हाँ, थोड़ा बोरिंग सा लगता है सुनने में। बिल्कुल। लेकिन जब हम इसकी परतों को हटाते हैं तो ये समझ आता है कि ये सिस्टम वास्तव में हमारी आधुनिक दुनिया के हर छोटे बड़े निर्णय को चला रहा है। इस स्रोत दस्तावेज में जो बात सबसे अधिक ध्यान खींचती है वो ये है कि एमआईएस सिर्फ जानकारी को एक जगह इकट्ठा करने के बारे में नहीं है। तो ये क्या है असल में? ये उस बिखरी हुई जानकारी को एक अर्थ देने और उसे सही समय पर सही निर्णय में बदलने की एक पूरी व्यवस्थित प्रक्रिया है। ये डेटा को मूक दर्शक से हटाकर एक सक्रिय मार्गदर्शक बना देता है। मतलब डेटा सिर्फ बैठा नहीं है, वो कुछ कर रहा है। बिल्कुल, वो काम कर रहा है। इसे समझने के लिए मैं एक रूपक या एनालॉजी का उपयोग करना चाहूंगी। किसी भी संगठन या बड़े प्रोग्राम को एक जीवित शरीर की तरह माना जा सकता है। बहुत अच्छी एनालॉजी है। अब उस शरीर में जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, यानी हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसका काम क्या होता है? वह शरीर के हर हिस्से से सिग्नल लेता है। हाँ, बाहर के माहौल से लगातार सिग्नल लेता है, उन्हें दिमाग तक पहुंचाता है और फिर शरीर उसके अनुसार प्रतिक्रिया देता है। एकदम सही। एमआईएस बिल्कुल उसी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरह काम करता है। ये केवल संगठन के भीतर से ही नहीं बल्कि बाहर के स्टेक होल्डर्स से और बाहरी परिस्थितियों से डाटा खींचता है। ये कोई साधारण सॉफ्टवेयर नहीं है, ये किसी भी संस्था का दिमाग है। नर्वस सिस्टम का ये उदाहरण इस पूरी अवधारणा को बहुत स्पष्ट कर देता है। अगर हम इस सिस्टम के काम करने के तरीके को गहराई से देखें जी, तो हमारे स्रोत दस्तावेज में
MIS के 5 मुख्य घटकों का बहुत ही विस्तार से वर्णन किया गया है। ये पांचों घटक मिलकर इस प्रणाली को जीवंत बनाते हैं। तो पहला घटक क्या है? इसमें सबसे पहला और बुनियादी घटक है डेटा संग्रह, यानी डेटा कलेक्शन। जैसा कि तंत्रिका तंत्र के उदाहरण से स्पष्ट होता है, एक प्रभावी MIS कभी भी खुद को केवल आंतरिक डेटा तक सीमित नहीं रखता। बाहर भी देखता है। हाँ, ये बाहरी स्टेक होल्डर्स, दिन प्रतिदिन की गतिविधियों और उन सभी बाहरी कारकों से भी लगातार डेटा इकट्ठा करता है, जो प्रोग्राम को किसी भी तरह से प्रभावित कर सकते हैं। सही बात है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जो लोग निर्णय ले रहे हैं वे किसी बंद कमरे में बैठकर बाहरी दुनिया की वास्तविकताओं से कटे हुए फैसले ना लें। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि योजनाएं बंद कमरों में बनती हैं और जमीन पर आते ही फेल हो जाती हैं। बिल्कुल विफल हो जाती हैं। बाहरी डेटा को शामिल करने का मतलब है कि अगर कोई सरकार या संस्था कोई नीति लागू कर रही है, तो वे केवल अपने कर्मचारियों की रिपोर्ट नहीं देख रहे हैं जी, बल्कि जमीनी स्तर पर लोगों की प्रतिक्रियाओं को भी दर्ज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक चुनौती भी सामने आती है। जब हर तरफ से इतना सारा डेटा एक साथ आ रहा हो, तो वो एक बहुत बड़े और भ्रमित करने वाले ढेर में बदल सकता है। बहुत बड़े ढेर में। केवल डेटा इकट्ठा कर लेना ही तो काफी नहीं है ना। और यहीं पर इस प्रणाली का दूसरा महत्वपूर्ण घटक तस्वीर में आता है। अच्छा, जो है डेटा प्रोसेसिंग और विश्लेषण। कच्चा डेटा अपने आप में कोई कहानी नहीं कहता, बल्कि वो बहुत अधिक शोर और भ्रम पैदा कर सकता है। एक भूल भुलैया की तरह। बिल्कुल। MIS विभिन्न विश्लेषणात्मक उपकरणों का उपयोग करके इस कच्चे डेटा को प्रोसेस करता है। इस प्रक्रिया में डेटा के भीतर छिपे हुए पैटर्न की पहचान की जाती है। पैटर्न मतलब कि क्या चीजें बार बार हो रही हैं और प्रोग्राम के जो मूल उद्देश्य हैं उनसे जुड़े प्रदर्शन मैट्रिक्स का आकलन किया जाता है। आसान शब्दों में कहें तो ये उस कच्चे माल को एक ऐसे सांचे में ढालने की प्रक्रिया है जिससे कोई ठोस निष्कर्ष निकाला जा सके। यह देखता है कि क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है और कौन सी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि अगर किसी के सामने लाखों पंक्तियों वाली एक स्प्रेडशीट रख दी जाए, तो सबसे चतुर इंसान भी चकरा जाएगा। हाँ, वो उसमें से तुरंत कोई अर्थ नहीं निकाल पाएगा। उस विशाल डेटा को किसी ऐसे रूप में आना चाहिए जिसे देखकर एक सेकंड में स्थिति समझ में आ जाए। बिल्कुल। और शायद यही वो जगह है जहां इस सिस्टम का स्वरूप बदलता है। सही कहा। इस विचार को आगे बढ़ाते हुए हम तीसरे घटक पर पहुंचते हैं, जो है सूचना प्रस्तुतिकरण या इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मतलब दिखाना। जी। प्रोसेस किए गए डेटा को समझने योग्य और तुरंत उपयोग करने लायक बनाना इस पूरी कड़ी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहीं पर आधुनिक डैशबोर्ड, रिपोर्ट और विजुअलाइजेशन टूल काम आते हैं। डैशबोर्ड जैसे गाड़ियों में होता है? बिल्कुल वैसा ही। जब एक निर्णय लेने वाला व्यक्ति अपने स्क्रीन पर एक डैशबोर्ड देखता है जहां अलग अलग संकेतकों के लिए हरे, लाल या पीले रंग का उपयोग किया गया है, तो वो तुरंत समझ जाता है। हाँ, वो बिना समय बर्बाद किए स्थिति की गंभीरता को समझ सकता है। लाल रंग तुरंत ये बता देता है कि कहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे त्वरित कार्रवाई संभव हो पाती है। ये डैशबोर्ड वाली बात बहुत ही व्यावहारिक है। डेटा इकट्ठा हो गया, उसे प्रोसेस कर लिया गया और डैशबोर्ड पर उसे बहुत ही स्पष्ट तरीके से प्रस्तुत भी कर दिया गया। यहां तक कि यात्रा तो समझ में आती है। ये सब वर्तमान या अतीत की स्थिति को दर्शा रहा है। लेकिन जो चीज इस पूरी चर्चा को एक अलग ही स्तर पर ले जाती है, वो ये है कि क्या ये सिस्टम सिर्फ पीछे का दिखाता है? हाँ। क्या ये केवल ये बताता है कि क्या हो चुका है, या ये कुछ सलाह भी दे सकता है कि आगे क्या करना चाहिए? ये सवाल हमें MIS के चौथे और शायद सबसे उन्नत घटक की ओर ले जाता है। अच्छा। इसे निर्णय समर्थन प्रणाली यानी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यानी DSS कहा जाता है। DSS? हाँ, DSS कोई सामान्य रिपोर्ट बनाने वाला टूल नहीं है। ये निर्णय लेने वालों को परिदृश्य विश्लेषण यानी सिनेरियो एनालिसिस करने की क्षमता प्रदान करता है। सिनेरियो एनालिसिस? इसे ऐसे समझें कि ये सिस्टम को क्या होगा अगर जैसे सवाल पूछने की अनुमति देता है। ओह, मतलब भविष्यवाणी की तरह? बिल्कुल। उदाहरण के लिए,
सिस्टम से पूछा जा सकता है कि अगर किसी प्रोग्राम के बजट में 20% की कटौती कर दी जाए तो उसका असर जमीनी स्तर की डिलीवरी पर क्या पड़ेगा? ये तो बहुत शक्तिशाली है। ये मॉडलिंग और भविष्यवाणी या फोरकास्टिंग करने की सुविधा देता है। इसके माध्यम से अलग अलग रणनीतिक विकल्पों का मूल्यांकन किया जा सकता है ताकि कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले उसके संभावित परिणामों का सटीक अंदाजा लगाया जा सके। ये हिस्सा वास्तव में किसी संगठन के काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। यह सिर्फ पीछे मुड़कर देखने वाला शीशा नहीं है, बल्कि आगे का रास्ता दिखाने वाली हेडलाइट की तरह है। एकदम सटीक बात। यह संगठन को केवल समस्याओं पर प्रतिक्रिया देने यानी रिएक्टिव होने के बजाय भविष्य की चुनौतियों के लिए पहले से तैयार रहने की ताकत देता है। बिल्कुल। लेकिन कोई भी सिस्टम एकदम सही नहीं होता। हर फैसले के बाद कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद नहीं होती। तो इस सिस्टम में सुधार की क्या गुंजाइश होती है? उस निरंतर सुधार के लिए ही पांचवा और अंतिम प्रमुख घटक काम करता है, जिसे फीडबैक तंत्र या फीडबैक मैकेनिज्म कहा जाता है। फीडबैक लो। जी, ये कोई एक तरफा रास्ता नहीं है, बल्कि एक निरंतर चलने वाला लूप है। जब डीएसएस की मदद से कोई निर्णय लिया जाता है और उसे लागू किया जाता है तो उसके वास्तविक परिणाम क्या है? प्रदर्शन संकेतक कैसे बदले? क्या कोई नया जोखिम पैदा हुआ? इन सब सवालों के जवाब और जमीनी स्तर के डेटा को फिर से पकड़कर वापस सिस्टम के शुरुआती बिंदु में डाल दिया जाता है। यानी वह फिर से डेटा कलेक्शन बन जाता है। बिल्कुल। इस तरह जो भी रणनीति बनाई गई थी उसे नई वास्तविकता के आधार पर सुधारा जा सकता है। ये सुनिश्चित करता है कि प्रणाली स्थिर नहीं है बल्कि लगातार सीख रही है। इन पांचों घटकों को समझने के बाद एक बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है कि एक बेहतरीन MIS एक जीवित प्रणाली की तरह है जो सांस ले रही है, सीख रही है और खुद को ढाल रही है। बिल्कुल सही। अब अगर हम इस प्रणाली को एक पूरे जीवन चक्र के नजरिए से देखें तो ये समझना बहुत दिलचस्प होगा कि ये किसी प्रोग्राम को उसके जन्म से लेकर उसके पूरा होने तक कैसे निर्देशित करती है। स्रोत दस्तावेज में प्रोग्राम के जीवन चक्र और उसमें MIS की भूमिका को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से समझाया गया है। तो ये कैसे शुरू होता है? स्रोत में प्रोग्राम निर्णयों में MIS की भूमिका को 5 अलग अलग जीवन चक्र चरणों में विभाजित किया गया है। ठीक है। किसी भी प्रोग्राम का पहला चरण होता है प्रोग्राम प्लानिंग या योजना बनाना। सबसे जरूरी कदम। बिल्कुल। कोई भी ईंट रखे जाने से पहले या कोई भी पैसा खर्च होने से पहले MIS डेटा आधारित अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इस चरण में यह तय किया जाता है कि किन संसाधनों की जरूरत होगी, विभिन्न स्टेक होल्डर्स की जरूरतें क्या हैं और संभावित जोखिम क्या हो सकते हैं। इस ऐतिहासिक और वर्तमान डेटा के आधार पर ही यथार्थवादी उद्देश्य बनाए जाते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि योजना सिर्फ कागजी अनुमानों पर न टिकी हो। इसका मतलब है कि कोई भी योजना बनाते समय हवा में तीर चलाने के बजाय डेटा एक मजबूत नींव प्रदान करता है। एकदम सही। और जब एक यथार्थवादी योजना बन जाती है तो उसके बाद काम शुरू होता है। निष्पादन या एग्जीक्यूशन के समय इस सिस्टम का काम कैसे बदलता है? दूसरे चरण यानी प्रोग्राम का निष्पादन में MIS की भूमिका एक योजनाकार से बदलकर एक सक्रिय मार्गदर्शक की हो जाती है। मतलब वो नजर रखता है। हाँ, जब जमीन पर काम चल रहा होता है तो ये सिस्टम प्रगति को बारीकी से ट्रैक करता है। ये तुरंत पहचान लेता है कि काम कहाँ अटका हुआ है, जिन्हें हम बॉटलनेक्स या बाधाएं कहते हैं। अगर किसी एक क्षेत्र में काम धीमा चल रहा है तो ये सिस्टम संसाधनों को फिर से आवंटित करने के लिए डेटा देता है। इसके ठीक साथ साथ तीसरा चरण भी चलता रहता है, जो है प्रदर्शन की निगरानी और मूल्यांकन। ये दोनों साथ चलते हैं। बिल्कुल। ये कोई ऐसी गतिविधि नहीं है जो प्रोग्राम के अंत में की जाए। MIS पूर्व निर्धारित मैट्रिक्स के खिलाफ हर दिन हर पल लगातार निगरानी करता रहता है। अगर प्रोग्राम अपने तय रास्ते से थोड़ा भी भटक रहा है तो तुरंत सुधारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं। इस तीसरे चरण को समझने के लिए एक बहुत ही सामान्य स्थिति की कल्पना की जा सकती है। जैसे जब कोई व्यक्ति एक अनजान शहर में गाड़ी चला रहा हो और नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा हो। वो GPS केवल रास्ता नहीं बताता, बल्कि वो लगातार ये भी देखता रहता है कि गाड़ी सही रास्ते पर है या नहीं। बहुत ही सटीक उदाहरण है। अगर आगे कोई रास्ता बंद है या भारी जाम है तो वो पहले ही बता देता है और एक नया रास्ता सुझा देता है। बिल्कुल इसी तरह MIS एक प्रोग्राम को उसके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। जी। इस लगातार निगरानी से एक और बात स्पष्ट होती है कि ये सिस्टम आने वाले खतरों को भी पहले से देख सकता है। और ये हमें चौथे चरण की ओर ले जाता है, जिसे
जोखिम प्रबंधन या रिस्क मैनेजमेंट कहा जाता है। रिस्क मैनेजमेंट। चूंकि MIS लगातार डेटा का प्रवाह बनाए रखता है, इसलिए इसका काम सिर्फ तब प्रतिक्रिया देना नहीं है जब कोई संकट आ जाए। ये पहले से आगाह करता है। बिल्कुल, हाँ। संभावित जोखिमों और सिस्टम की कमजोरियों के डेटा का लगातार विश्लेषण करके ये सक्रिय रूप से जोखिमों को कम करने में मदद करता है। नुकसान होने के बाद उसका विश्लेषण करने के बजाय MIS पहले से ही चेतावनी दे देता है, ताकि उस संभावित नुकसान से बचा जा सके। बिल्कुल। और अंत में 5वां चरण आता है संसाधन अनुकूलन या रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। संसाधनों का सही उपयोग। कोई भी प्रोग्राम असीमित बजट के साथ नहीं आता। MIS यह अंतर्दृष्टि प्रदान करता है कि उपलब्ध बजट और मानवीय संसाधनों का आवंटन इस तरह कैसे किया जाए कि अधिकतम दक्षता बनी रहे, खर्च किए गए हर पैसे का सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त हो। एकदम सही। सिद्धांत रूप में ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही सुव्यवस्थित और आदर्श लगती है, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि जो चीजें कागज पर बहुत अच्छी लगती हैं, वे जमीन पर आते आते अपनी दिशा खो देती हैं। ये एक कड़वी सच्चाई है। इसीलिए इस चर्चा का सबसे आहा क्षण तब आता है जब हम इन सभी सिद्धांतों को एक वास्तविक और बहुत बड़े पैमाने के उदाहरण पर लागू होते हुए देखते हैं। जी। हमारे स्रोत दस्तावेज में दुनिया के सबसे बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों में से एक का उदाहरण दिया गया है, मनरेगा यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। हाँ, हम सबके लिए यह समझना बहुत ही आकर्षक होगा कि इतने विशाल और जटिल स्तर पर ये सारे सिद्धांत एक साथ कैसे काम करते हैं। मनरेगा का उदाहरण इस विषय को पूरी तरह से स्पष्ट कर देता है। जब हम मनरेगा की बात करते हैं तो हम एक ऐसे पैमाने की बात कर रहे हैं जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। बहुत ही बड़े स्तर की बात है। स्रोत के अनुसार मनरेगा भारत में 2005 में शुरू किया गया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। जी। ये कोई साधारण योजना नहीं है। ये एक वित्तीय वर्ष में हर उस ग्रामीण परिवार को कम से कम 100 दिनों के अकुशल शारीरिक श्रम की गारंटी देती है, जिसके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से ये काम करना चाहते हैं। 100 दिनों का काम? जी। करोड़ों परिवारों, हजारों ग्राम पंचायतों और विभिन्न राज्यों में फैली इस योजना को बिना एक अत्यंत मजबूत और पारदर्शी MIS के चलाना न केवल मुश्किल बल्कि पूरी तरह से असंभव होता। अगर हम सिर्फ पहले घटक यानी डेटा कलेक्शन की ही बात करें तो इस योजना में वो कितना चुनौतीपूर्ण होगा। बिल्कुल, सोच कर देखिए। भारत के अलग अलग राज्यों, अनगिनत जिलों और दूर दराज के गांवों में परिवारों का पंजीकरण करना, ये दर्ज करना कि कौन रोजगार मांग रहा है, कौन से सार्वजनिक कार्य शुरू किए जाने हैं, कितना फंड आवंटित किया गया है और कितनी मजदूरी बांटी गई है। हाँ, ये डेटा किसी एक ऑफिस से नहीं आ रहा है, बल्कि लाखों अलग अलग बिंदुओं से इकट्ठा होकर एक केंद्रीय MIS में आ रहा है। यह अपने आप में एक चमत्कार है, लॉजिस्टिक चमत्कार है। तो इतने विशाल और विविध डेटाबेस का ये सिस्टम करता क्या है? यहीं पे डेटा प्रोसेसिंग की ताकत दिखाई देती है। इस अथाह डेटा को प्रोसेस करके सरकार ऐसे रुझान या ट्रेंड्स का पता लगाती है जो सामान्य आंखों से नहीं देखे जा सकते। जैसे कि उदाहरण के लिए डेटा प्रोसेसिंग से यह पता चल सकता है कि किसी विशेष मौसम में या किसी विशेष जिले में रोजगार की मांग अचानक बहुत तेजी से बढ़ गई है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हो सकता है कि वहां सूखा पड़ा है या कोई अन्य स्थानीय संकट आया है जिस वजह से लोग अचानक काम मांग रहे हैं। ओह, मैं समझ रही हूँ। इन प्रदर्शन संकेतों के आधार पर सरकार अनुमान के बजाय ठोस साक्ष्यों के आधार पर निर्णय ले पाती है और जहां मांग सबसे अधिक है वहां तुरंत संसाधनों का सही आवंटन कर पाती है। और ये सारी जानकारी देश की राजधानी या राज्यों की राजधानियों में बैठे नीति निर्माताओं तक पहुंचती कैसे है? क्योंकि वे तो जमीन पर जाकर हर पंचायत का रजिस्टर नहीं देख सकते। यहाँ हमारा तीसरा घटक इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन कैसे काम करता है? मनरेगा के तहत इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन को बहुत ही पारदर्शी और सुलभ बनाया गया है। इसके लिए विस्तृत ऑनलाइन पोर्टल और डैशबोर्ड तैयार किए गए हैं। यानी सब कुछ ऑनलाइन देखा जा सकता है? बिल्कुल। यह जानकारी बंद फाइलों में नहीं रहती। अधिकारी साक्ष्य आधारित निर्णय ले सकें, इसके लिए वे इन पोर्टल्स पर स्पष्ट रूप से दे सकते हैं कि पैसा किस जिले और किस पंचायत में जा रहा है, कहाँ काम पूरा हो गया है और कहाँ फंड की अधिक आवश्यकता है। इससे संसाधन आवंटन और नीति निर्माण में तुरंत बदलाव करना संभव हो पाता है। एक और पहलू जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है वो है भ्रष्टाचार या अक्षमता का जोखिम। इतने बड़े पैमाने पर चलने वाले किसी भी सार्वजनिक प्रोग्राम में अनियमितताओं का डर हमेशा बना रहता है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। इस संदर्भ में मनरेगा का MIS
निगरानी या मॉनिटरिंग कैसे सुनिश्चित करता है? मॉनिटरिंग मनरेगा MIS की रीढ़ की हड्डी है। ये प्रणाली वास्तविक समय यानी रियल टाइम की निगरानी की सुविधा देती है। रियल टाइम? जी, चूंकि हाजिरी रजिस्टर, किए गए काम का विवरण और फंड के हस्तांतरण का डेटा लगातार सिस्टम में दर्ज होता रहता है, इसलिए अगर डेटा में कोई भी अनियमितता होती है, जैसे कि काम नहीं हुआ है लेकिन भुगतान दिखाया जा रहा है, बिल्कुल, या धन का प्रवाह किसी एक जगह असामान्य रूप से अधिक है, तो सिस्टम तुरंत इसे लाल झंडी या रेड फ्लैग दिखा देता है। सिस्टम खुद ही पकड़ लेता है। इस वास्तविक समय की निगरानी से प्रोग्राम में पारदर्शिता आती है और सभी स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित होती है। अधिकारियों को बिना किसी देरी के पता चल जाता है कि कहां सुधार की जरूरत है। और इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने वाला अंतिम हिस्सा है फीडबैक। जो लाभार्थी सच में जमीन पर काम कर रहे हैं, उनकी आवाज इस विशाल सिस्टम के शीर्ष तक कैसे पहुंचती है? मनरेगा के MIS में फीडबैक तंत्र को बहुत ही गहराई से जोड़ा गया है। इसमें शिकायत निवारण या ग्रीवेंस रिड्रेसर की एक बहुत ही स्पष्ट व्यवस्था है। लोग सीधे शिकायत कर सकते हैं? जी, लाभार्थी सीधे अपने इनपुट दे सकते हैं, काम की गुणवत्ता पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं, या अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। और इन शिकायतों को केवल दर्ज नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें सुना जाता है और उनका समाधान किया जाता है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। इस फीडबैक लूप के कारण समय के साथ प्रोग्राम की डिलीवरी में लगातार सुधार होता रहता है और योजना अपने लाभार्थियों की वास्तविक जरूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील बनती है। मनरेगा का ये पूरा उदाहरण इस बात को शीशे की तरह साफ कर देता है कि आज की ये विस्तृत चर्चा क्यों इतनी अधिक मायने रखती है। बिल्कुल। जब हम इन सारी बातों का सार निकालते हैं तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है, चाहे कोई व्यक्ति अपने संगठन में एक छोटे से प्रोजेक्ट की योजना बना रहा हो या कोई सरकार एक राष्ट्रीय स्तर का विशाल प्रोग्राम चला रही हो, एक मजबूत MIS का होना बहुत जरूरी है। हाँ, ये केवल एक तकनीकी आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये सफलता की सबसे अनिवार्य शर्त है। ये सिस्टम डेटा के उस कच्चे और भ्रमित करने वाले ढेर को केवल जानकारी तक सीमित नहीं रहने देता, बल्कि उसे एक कार्यवाही योग्य रणनीति में बदल देता है। एक्शनेबल स्ट्रैटेजी में। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही निष्कर्ष है। ज्ञान या डेटा का असली मूल्य केवल उसके होने में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि उसे कैसे समझा जाता है और कैसे लागू किया जाता है। इस पूरी चर्चा ने ये दिखाया है कि कैसे सूचना के इस अपार समुद्र में डूबने के बजाय हम एक व्यवस्थित प्रणाली का उपयोग करके एक सटीक दिशा खोज सकते हैं। यह हमें विश्लेषणात्मक रूप से सोचने के लिए उपकरण देता है, ताकि डेटा का उपयोग केवल रिपोर्ट भरने के लिए नहीं, बल्कि वास्तविक बदलाव लाने के लिए किया जा सके। सही कहा। आज की ये चर्चा बहुत ही ज्ञानवर्धक रही है, लेकिन इस गहरे विश्लेषण को समाप्त करने से पहले स्रोत सामग्री में निहित एक ऐसा विचार उभर कर सामने आता है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। वो क्या है? हमने ये तो देख लिया कि MIS पूरी तरह से डेटा संग्रह, वास्तविक समय की निगरानी और फीडबैक तंत्र पर निर्भर करता है। हमने ये भी देखा कि कैसे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इस डेटा का उपयोग करके भविष्य की रणनीतियां बनाता है। जी। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि यदि वो शुरुआती डेटा ही, जिसे जमीनी स्तर पर सबसे पहले सिस्टम में डाला जा रहा है, संग्रह के बिंदु पर ही मानवीय त्रुटियों या किसी प्रकार के गहरे पक्षपात से भरा हो, तो क्या होगा? ओह, ये वाकई में एक बहुत ही गंभीर विचार है। बायस या गलती अगर शुरुआत में ही आ जाए? अगर बुनियाद ही गलत है तो उस पर बनी इमारत का क्या होगा? अगर शुरुआती डेटा में मानवीय त्रुटि या बायस है, तो सबसे उन्नत और अचूक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम भी उस गलती को पकड़ने के बजाय उसे कई गुना बढ़ा देगा। बिल्कुल बढ़ा देगा। वो उस त्रुटिपूर्ण डेटा को आधार मानकर पूरे आत्मविश्वास के साथ एक ऐसी रणनीति बना देगा जो असल में एक बहुत बड़ी विफलता की ओर ले जाएगी। ये गार्बेज इन गार्बेज आउट का एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक रूप है। ये बात हम सबके लिए विचार करने का एक बहुत ही दिलचस्प बिंदु छोड़ जाती है। एक त्रुटिपूर्ण डेटा सेट की नींव पर बनी सबसे सही रणनीति का असल भविष्य क्या होगा? सोचने वाली बात है। यह एक ऐसा सवाल है जो यह याद दिलाता है कि तकनीकी सिस्टम चाहे कितना भी स्मार्ट या उन्नत क्यों न हो जाए, उसमें जाने वाली जानकारी की शुद्धता और उसे दर्ज करने वाले इंसानों की भूमिका ही अंततः हर परिणाम को तय करती है। बिल्कुल, मशीनें इंसानों पर ही निर्भर हैं। इस दिशा में सोचने और खुद से शोध करने के लिए बहुत कुछ है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान की इस दिलचस्प यात्रा को हम ऐसे ही जारी रखेंगे।